द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ। आईएलओ को क्रिएट किया गया था, निर्माण किया गया था 1919, जब वर्साई की संधि हो रही थी। अब जानते हैं कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था और बाद में यह यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी बन गई, आईएलओ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ट्राईपार्टीट है, संस्था है, यानी कि इसमें 3 लोग शामिल रहेंगे। यानी कि इसमें आपको देखेंगे कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट, नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर, श्रमिक यानी कि वर्कर्स, ये तीनों जो है, इसमें तीनों की भागीदारी रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, काम करने के अधिकारों की रक्षा यानी कि राइट एट वर्क, सम्मानजनक रोजगार के अवसर यानी कि डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल प्रोटेक्शन देना और संवाद को बढ़ावा देना यानी कि डायलॉग डायलॉग जो है उसको बढ़ावा देना। यानी यह केवल नियम बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि सभी पक्षों के साथ लेकर काम करती है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हर साल जून में जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होता है। हर सदस्य देश के 4 प्रतिनिधि आते हैं, उसके डेलीगेट जाते हैं। 2 सरकार की ओर से, 1 नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर की ओर से और 1 श्रमिक की ओर से यानी कि वर्कर की तरफ से। और हर डेलीगेट के पास अपना एक अधिकार होता है, बोलने और वोट करने का। इसका मतलब ये है कि वर्कर प्रतिनिधि भी जो है, वर्कर डेलीगेट जो है, भी सरकार के खिलाफ वोट कर सकता है। यहीं पर एक नया कन्वेंशन यानी कि एक कानूनी संधि जो है और रिकमेंडेशन यानी कि इसकी मार्गदर्शिका कि कैसे इस कानून को लागू करना है, तैयार किए जाते हैं और इन्हें अपनाने के लिए 2/3 बहुमत ज़रूरी होता है। तो ये जो कानूनी संधि यानी कि आईएलओ कन्वेंशन बना, तो आईएलओ कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून की तरह होता है। जब कोई देश इन पर हस्ताक्षर यानी कि रेटिफ़ाई करता है, तो उन्हें अपने देश देश के कानून में लागू करना पड़ता है। रेटिफ़िकेशन के बाद देश की सरकार बाध्य होती है वह कन्वेंशन की शर्तें माने और समय-समय पर अपना रिपोर्ट आईएलओ को भेजे। एग्जाम्पल से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन C-155 1981, इसने देशों को राष्ट्रीय स्तर पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाने के लिए बाध्य किया है। यानी कि ये कन्वेंशन कानूनी रूप से बाध्यकारी है यानी कि बाइंडिंग है, लीगल बाइंडिंग है ये। वहीं आईएलओ रिकमेंडेशन यानी कि ये एक मार्गदर्शन देता है, तौर पर बाध्यकारी नहीं है। ये केवल गाइडलाइंस होता है। इनका उद्देश्य है कन्वेंशंस को कन्वेंशन को लागू करने में देश को व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल सुझाव देना। ये एक मार्गदर्शन देता है। जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन R-164 1981 में बना। इसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक यानी कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड वर्कर तीनों की ज़िम्मेदारी तय की गई है। तो रिकमेंडेशन देखेंगे तो आपको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि देश अपनी स्थिति के अनुसार सुधार कर सके। अब अगला है आईएलओ कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। आईएलओ कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। तो आईएलओ कोड्स ऑफ प्रैक्टिस बहुत ही व्यवहारिक दस्तावेज है, बहुत ही फ्रेंडली है। यह कानून की तरह नहीं होता, लेकिन किसी भी देश की कानून व्यवस्था और नियमों को सपोर्ट करता है। जैसे सेफ्टी एंड हेल्थ इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 2005, स्टील उद्योग के लिए काम करने के व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। इसका मकसद है सेफ्टी एंड हेल्थ को ग्राउंड लेवल पर बेहतर बनाना। अगला है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन 155 एंड रिकमेंडेशन इसका R-164। इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट, एंटरप्राइजेज, वर्कर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। जैसे आईएलओ कन्वेंशन और रिकमेंडेशन के जरिए स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी तय की गई है। सरकार की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कानून और नियम बनाए, उसको लागू करे, साथ में इंस्पेक्शन और पेनल्टीज इंश्योर करे और कोई भी एक्सीडेंट को रिपोर्ट करे और ट्रेनिंग की व्यवस्था करे। इंटरप्राइजेज की जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित कार्यस्थल और उपकरण देना, मुफ्त में पीपीई देना और प्रशिक्षण सुपरविज़न की व्यवस्था करना, ट्रेनिंग एंड सुपरविज़न की व्यवस्था करना। और वर्कर की ज़िम्मेदारी है कि
अपना और दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखना, नियम और प्रक्रिया जो भी है, रूल्स प्रोसीजर्स का पालन करना और हैज़र्ड और एक्सीडेंट को अगर कोई किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, तो उसका सूचना तुरंत देना। इस तरह से सभी की ज़िम्मेदारी तय की गई है ताकि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर सुरक्षा को मज़बूत किया जा सके। कुछ की ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से सब जुड़े हुए हैं, जैसे कन्वेंशन 155 1981 ये आपको ये आपको राष्ट्रीय स्तर पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी लागू करने के लिए बताता है। रिकमेंडेशन 164 ये आपको गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयी सभी की ज़िम्मेदारी क्लियर करता है। कन्वेंशन 187 नेशनल फ्रेमवर्क बनाने पर जोर देता है जिसमें कानून, मॉनिटरिंग की व्यवस्था, राष्ट्रीय ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम शामिल है और रिकमेंडेशन 197 इसमें आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवेयरनेस, ट्रेनिंग, जेंडर इक्वलिटी, डेटा शेयरिंग पर गाइडेंस देता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा देना।